हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 के लिए। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट जो इस लेक्चर था उसमें हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। और उसके अंदर हमने मेन जो पॉइंट्स करे थे वो ये थे, रीजन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स आए थे, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, उसके क्या रीजंस थे, वो हम रिफॉर्म्स क्यों लेके आए, है ना, इंडियन गवर्नमेंट क्यों वो रिफॉर्म्स लेके आई, तो उसके बारे में वो रीजंस हमने पढ़े थे। वो रीजंस जो थे वो ये आपके सामने हैं, लगभग 6-7 पॉइंट्स थे। वो हमने रीजंस पढ़ लिए थे कि भाई ये रिफॉर्म्स क्यों हुए थे 1991 के अंदर, जिसको एलपीजी बोला गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं उस पॉलिसी को जो 1991 के अंदर आई थी, जो रिफॉर्म्स आए थे। और उसके अंदर आज हम लिबरलाइजेशन क्या होता है उसको समझेंगे, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है उसको समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उसको समझेंगे, और इन पॉलिसीज के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई इंडिया के अंदर 1991 के अंदर इंडियन इकोनॉमी जो थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से इंडिया को लोन्स की ज़रूरत पड़ी, है ना। लोन, वो भी कितना लोन, 7 बिलियन US डॉलर। इतने लोन की इंडिया को ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास में मैंने रीजंस बताए थे ना रिफॉर्म्स के। फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, डाउन हो गई थी इकोनॉमी, है ना, इंडस्ट्री थी नहीं, तो उस वजह से हमको इतने लोन की ज़रूरत थी। अब लोन कहाँ से ले सकते हैं, दो जने हैं जो हमको लोन देते हैं। एक तो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF बोला जाता है। यहाँ से MCQ बन सकता है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और एक होता है वर्ल्ड बैंक, वह भी लोन देता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक को एक और नाम से बोला जाता है, और में वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट। ये भी वर्ल्ड बैंक ही है ना, तो वर्ल्ड बैंक को आप IBRD भी बोल सकते हैं। IBRD का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या वर्ल्ड बैंक बोलो या IBRD बोलो, तो यहां से भी MCQ बन सकता है। तो इन दोनों से हमको कितने लोन की जरूरत थी इंडिया को, 7 बिलियन US डॉलर। तब जाके हमारी इकोनॉमी थोड़ी ऊपर आती और कंट्री चल पाती। अब ये बैंक लोन देने के लिए तो तैयार थी, IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला हम लोन तो दे देंगे, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। लोन तो हम आपको दे देंगे, बस इसकी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या थी, बेस ऑफ लोन क्या थे, वो मैं आपको बताता हूं। और उसी कंडीशन की वजह से आगे जाके LPG आया, रिफॉर्म्स आए 1991 के अंदर। तो वो कंडीशन ये थी, इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप रिमूव करो रेस्ट्रिक्शन जो लगा रखी है प्राइवेट सेक्टर। मतलब उन बैंकों को, वर्ल्ड बैंक और IMF को पता था कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी तो है, एफिशिएंसी तो है कि ये कंट्री आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बट कुछ पॉलिसीज हैं जिनको हटाना था, रिमूव करना था। तो इन्होंने बोला सबसे पहले आप प्राइवेट सेक्टर पे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं आपने, आपकी इकोनॉमी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। पब्लिक सेक्टर तो काम अच्छा कर ही नहीं रहे हैं, बहुत सारी पब्लिक कंपनियां तो लॉस मेकिंग है, तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर पे रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा के बैठे हैं, उसकी रेस्ट्रिक्शन हटाओ ताकि प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करें। दूसरा, सेकंड है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। हर एरिया में गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी काम कर रही है, बट पब्लिक सेक्टर कंपनी ग्रो कहाँ कर रही है, वो तो लॉस मेकिंग कंपनीज है, सिक कंपनी बन चुकी है। तो वहां पर जो भी लॉस मेकिंग कंपनी है, सिक कंपनी है, जो गवर्नमेंट ने सेक्टर डिसाइड कर रखे हैं कि यहाँ पर ओनली गवर्नमेंट काम करेगी, वहां से उसको हटाओ, प्राइवेट को मौका दो। ओके, नेक्स्ट, रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, बहुत ज्यादा टैरिफ कोटाज लगा रखे हैं आपने, तो थोड़ा कम करो। ये 3 पॉइंट्स उन्होंने बोला, फिर बोला हम लोन दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने काम किया, और काम करने का नतीजा ये था, इन 3 पॉइंट्स को, इन 3 कंडीशन को इंडियन गवर्नमेंट ने माना, और उसका रिजल्ट निकला द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। का रिजल्ट क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई 1991 के अंदर। और ये पॉलिसी के अंदर 3 पॉइंट्स थे मेन
मेन पॉलिसी जो थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके अंदर था एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल हो जाना, थोड़ा सा दया भाव दिखाओ भाई साहब गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किस बात की दया भाव दिखा रही थी, किस बात के लिए वो लिबरल हो रही थी, थोड़ी उदार हो रही थी, है ना, थोड़ी ढील दे रही थी रूल्स के अंदर? वो था रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, है ना, क्योंकि इंडिया था ना अपना, पहले एक कंपनी आई थी प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो बिजनेस करनी थी, इंडिया को ही पूरा, है ना, कंट्रोल में ले लिया। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है बेटा, है ना। तो पहले एक कंपनी ने पूरा कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर पर। तो अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक सेक्टर भी ग्रो कहाँ कर रहा था, तो इकोनॉमी तो डाउन चल रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला चलो बहुत हो गया। 1991 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह बोला, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला लिबरलाइजेशन लेके आते हैं, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के लिए लिबरल होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उनकी ग्रोथ पर, उनके एक्सपांसन पर, उसको रिमूव कर दिया गया। ये लिबरलाइजेशन के अंदर हुआ। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि जितने भी ऑनरशिप है, मैनेजमेंट है जो पब्लिक सेक्टर का, वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दो। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग कंपनीज है, पब्लिक की पब्लिक सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज, तो लॉस मेकिंग कंपनी का क्या काम, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दो, जैसे अभी एयर इंडिया दी, है ना, तो वही फायदा है। ठीक है, और हुआ भी है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ मिला। जो दुनिया भाग रही है तेजी से, हम भी भागेंगे। मतलब ग्लोबल जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनको परमिशन देना आने के लिए, वो भी आके यहाँ बिजनेस कर सकती है और कर भी रही है। ओके, ये 1991 के बाद हुआ, पहले नहीं था। अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन, एक एक करके करेंगे। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स लाए गए। वो कौन कौन से इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स लाए गए लिबरलाइजेशन के अंदर? मतलब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ लिबरल हुई, थोड़ी उदार हुई, थोड़ी दयावान हुई, रिमूव की रेस्ट्रिक्शंस। तो एक तो किए उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लेके आए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आए। ये सारे रिफॉर्म्स किसके अंदर लेके आए? लिबरलाइजेशन के अंदर। यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर, है ना, देखो 3 पॉइंट है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट के अंदर इन्होंने क्या क्या किया, तो उसमें इन्होंने 5 पॉइंट्स के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। तो हम इन 5 पॉइंट्स को पहले अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स लेके आए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए। क्या क्या लेके आए, चलिए फटाफट करते हैं। फर्स्ट है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले हर इंडस्ट्री को, प्राइवेट इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे। अब वो थोड़ा सा उस लाइसेंसिंग दे दो आप, है ना। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है, भले आप न्यू यूनिट लगा रहे हो या कोई एक्सपांसन कर रहा है, ओके, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप करो, ओके। हाँ, कुछ इंडस्ट्री थी जैसे लिकर, डिफेंस और इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो थी, उन पे रेस्ट्रिक्शन अभी भी है, बट बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई। और डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया। पहले 17 सेक्टर थे जहां पर पब्लिक सेक्टर था, अब उसको 3 सेक्टर पे लेके आ गए, यानी कि लगभग 14 सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को देती है। ओके, अब 3 सेक्टर कौन से हैं जो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में? डिफेंस हो गया, और ऑटोमिक एनर्जी जनरेशन हो गया, रेलवे और ट्रांसपोर्ट हो गया। एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी, उनकी लिमिट जो है बढ़ाकर वो 1 करोड़ कर दी गई। उनकी जो प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट जो है 1 करोड़ कर दी गई, यानी कि जो 1 करोड़ तक है वो एसएसआई के अंदर आएगी। MRTP एक्ट यानी कि मोनोपॉलिसी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ये एक एक्ट बना हुआ था, कानून बना हुआ था। इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, जैसे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एक्सपांसन करने के लिए, न्यू अंडरटेकिंग के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मर्जर और अमालगमेशन के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मर्जर और अमालगमेशन का मतलब होता है या तो 2 कंपनियों के टुकड़े हो, एक कंपनी के टुकड़े होके
दो कंपनी बन जाना या दो कंपनियों का मिलके एक कंपनी बन जाना। मर्जर और अमालगमेशन, मर्जर का मतलब टूटना, अमालगमेशन का मतलब मिल जाना। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है लार्ज कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती थी कि वो MRTP एक्ट की परमिशन वगैरह ले, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये रिफॉर्म्स कौन से हो गए? ये रिफॉर्म्स हो गए भैया अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आइए हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से रिफॉर्म्स हुए। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है यानी कि बैंकिंग सिस्टम वगैरह, जो लोन देना, लोन लेना, जिसमें कॉमर्शियल बैंक आ गई, इन्वेस्टमेंट बैंक आ गई, स्टॉक एक्सचेंज आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ गया, इनको कंट्रोल करता था RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, वो क्या थे? चेंज इन रोल ऑफ RBI का जो रोल है वो चेंज कर दिया गया। वो क्या कि अब जितनी भी नई सेक्टर कंपनीज हैं उनको हर बात RBI से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जो भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं उनको कई सारे डिसीजन पहले RBI की परमिशन लेने के बाद ही डिसीजन लेने पड़ते थे, अब कम कर दिया गया भैया, RBI धंधा करने दो भैया। हाँ, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक का ओरिजिन हुआ 1991 के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। प्राइवेट बैंक है ना, ICICI बैंक, HDFC बैंक, HSBC बैंक, इनका प्राइवेट बैंक कब आई? 1991 के बाद आई। उसके पहले दूसरी बैंक थी, मतलब दूसरी मतलब पब्लिक बैंक है, जैसे कि SBI हो गई, PNB हो गई, है ना। ये इंक्रीज लिमिट ऑफ FIs, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसकी लिमिट को बढ़ा के 51% कर दिया गया। किसी भी कंपनी में 51% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया। इजी इन एक्सपांसन, किसी भी कंपनी का एक्सपांसन इजी था, वो अपनी ब्रांचेज, फाइनेंशियल सेक्टर की जितनी भी बैंकें वगैरह थी वो अपनी ब्रांचेस खोल सकती थी, उसके लिए कोई परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं थी। फिर आए अपने टैक्स रिफॉर्म्स, तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड नंबर पे चल रहे हैं हम, यहाँ देखो ये टैक्स रिफॉर्म्स है। तो फर्स्ट हो गया हमारा स्ट्रक्चर, बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, अभी हम टैक्स रिफॉर्म्स कर रहे हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स करेंगे, फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स भी करेंगे। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट मिल जाए। तो आइए टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो इसमें फिस्कल पॉलिसी चलती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? भाई गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा और फिर वो कितने खर्चे करेगी, यानी गवर्नमेंट की इनकम कितनी और खर्चे कितने। गवर्नमेंट की इनकम टैक्सेस से ही तो होती है ना। तो वो तो टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए, दो टाइप के टैक्स कर दिए गए, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि पहले वेट सेल टैक्स लगता था, अभी वो GST हो गया है। ओके, तो मेजर टैक्स रिफॉर्म्स क्या थे? टैक्स की रेट को कम किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है सुधार किए गए, इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा सिंपल किया गया और अभी तक भी प्रोसेस जारी है। तो ये तो हो गया आपके टैक्स रिफॉर्म्स। फोर्थ नंबर आ गए आपके फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म्स लेके आए? तो फॉरेन एक्सचेंज में भैया रिफॉर्म्स लेके आए कुछ हम, एक सेकेंड बस। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या रिफॉर्म्स लेके आए? जो डिवैल्यूएशन किया गया रुपीज का, है ना, इनफ्लो जो है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको इंक्रीज करने के लिए, मतलब अब मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डिसाइड करता था कि जो इंडियन करेंसी है उसकी रेट क्या होगी किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी, जैसे अभी डॉलर जो है वो महंगा क्यों है? क्योंकि डॉलर की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन सप्लाई कम है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल लगता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो वो रूल यहाँ पर रुपये के लिए भी अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिजर्व लेके आ गए। पहले बहुत ज़्यादा टैरिफ लगता था, 1991 से पहले कोटाज लगते थे ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है ग्रो करे। वो इंडस्ट्री ग्रो क्या करेगी? घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती थी, लो क्वालिटी और हाई प्राइस। इन्होंने बोला भाई चलो ऐसा करते हैं, इनको अच्छा मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह, तो रिफॉर्म्स लेके आते हैं हम और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन जो थी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर वो हटा दी गई और रिमूव कर दिया गया एक्सपोर्ट ड्यूटी को, रिडक्शन किया गया इंपोर्ट ड्यूटी में और रिलैक्सेशन दिया गया इंपोर्ट के अंदर। आप इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें, है ना। तो वो चीज़, ये तो हो गया आपका लिबरलाइजेशन। देखो आप कितनी गवर्नमेंट लिबरल हो गई ताकि प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करे और कंट्री भी ग्रो करे, हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करे। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। अब लिबरलाइजेशन के अंदर प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज्यादा परमिशन दे दी गई, रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, है ना। बट प्राइवेटाइजेशन के अंदर ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज्यादा, है ना, अपनी जो पब्लिक कंपनी थी उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया। किनको? प्राइवेट सेक्टर।
गवर्नमेंट ने जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी या PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, उनको ट्रांसफर कर दिया गया कि इनको प्राइवेट सेक्टर में। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो थी वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, बहुत सारी, बहुत कम थी जो प्रॉफिट में थी, उनको कंटिन्यू रखा। लेकिन जो लॉस मेकिंग थी उन सेक्टर्स को, जो 17 सेक्टर थे उसमें 3 को छोड़कर बाकी सबको किसको दे दिया गया? प्राइवेट सेक्टर। ये था प्राइवेटाइजेशन। या इसके अलावा डी इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, यानी कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसके जो है 4-5 प्रोडक्ट बनाती है, वो 4-5 उसके डिपार्टमेंट है या सेक्टर्स है, तो उसमें से कुछ सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, कुछ खुद ने कंटिन्यू किए, डी इन्वेस्टमेंट भी किया। ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन में और कुछ भी नहीं था। फिर था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ाना था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको अलाउ किया गया, है ना, और प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया गया। तो उस लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल लेवल तक पहुंच गई। तभी तो टाटा आज इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो उसकी बिजनेस है, और बाहर की कई सारी कंपनी जो है इंडिया के अंदर आई। बट इसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। बट इसका मतलब अगर एक लैंग्वेज में समझे तो ये बहुत अच्छा है। वो क्या है, ये देखिए, एक लाइन के अंदर समझे, ग्लोबलाइजेशन एम टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बॉर्डरलेस वर्ल्ड इन कंटेंट्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के हिसाब से बॉर्डरलेस है, बाकी हमारे बॉर्डर बने हुए हैं बिल्कुल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स थे, कुछ नेगेटिव भी थे। क्या थे पॉजिटिव? क्या थे? फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो फेवर में थे वो क्या बोलते थे? ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा? ग्रेटर एक्सेस मिलेगी, इसमें ग्लोबल मार्केट के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, और मिली भी है, तभी तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वरना 1991 के अंदर ये नहीं होता तो अभी स्मार्टफोन भी नहीं होता हमारे हाथ में। ओके, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज इंडस्ट्री आगे जाएगी, जैसे बहुत सारी कंपनी गई भी है। अगेंस्ट में थी कुछ लोग, वो बोलते थे भाई ग्लोबलाइजेशन जो है इसका फायदा ओनली डेवलप कंट्री को मिलता है, क्योंकि वे अपनी बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। जो डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। नो गुड फॉर पुअर कंट्रीज, और ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पेरिटी अमंग द नेशन एंड पीपल्स। जो देश है ना उनमें एक इकोनॉमिक डिस्पेरिटी ज्यादा आती है, मतलब एक होता है ना ऊंच नीच का भाव कि इनके पास पैसा ज्यादा है, इनके पास कम है, वो लोगों के बीच में भी और कंट्रीज के बीच में भी आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन से इंडिया ने बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग करी, मतलब पहले इंडिया एक्सपोर्ट बहुत कम करता था, अभी भी कम ही करता है। अभी भी हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट करना बाकी है। जिस दिन हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करने लग गई ना, उस दिन इंडिया वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा, वरना सिर्फ कोरी कोरी बातें, कुछ नहीं होने वाला। तो इंडिया पहले एक्सपोर्ट बहुत कम करती थी, लेकिन जब 1991 के अंदर पॉलिसीज आई तो हमने आउटसोर्सिंग करनी स्टार्ट कर दी। आउटसोर्सिंग करनी इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि हमारे यहाँ पर लेबर बहुत सस्ता है और एजुकेशन भी अच्छा खासा है। बहुत सारा इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह आपको मिल जाएंगे, ग्रेजुएट पर्सन इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे, सस्ते में लेबर काम कर लेता है। तो बाहर की जो कंपनी थी वो इंडियन लोगों की सर्विस लेना स्टार्ट कर दी। कैसी सर्विस? जैसे फॉर एग्जाम्पल BPO, ये बहुत फेमस है ना, यानी कि वॉइस बेस बिजनेस प्रोसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर खुलने लग गए। बाहर की जितनी भी कंपनी थी ना वो ट्रेड बोल सकते हैं, या बहुत सारे यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लग गई यहाँ के लोगों के साथ में, कॉल सेंटर दे दिया इंडिया को, है ना। उनका बिजनेस यहाँ नहीं है लेकिन कॉल सेंटर दे दिया ताकि वो सर्विस दे सके सस्ते के अंदर, लेकिन हमको तो चाहिए, तो इसके बदले में, सर्विस के बदले में हमको तो डॉलर मिल रहे थे, और डॉलर या फॉरेन करेंसी मिलेगी तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा, है ना। तो ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप जानते भी होंगे। तो हमको जो है ये काम मिलने लग गया। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड को कीप करना, अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम मिलने लग गया, बैंकिंग सर्विस मिलने लग गई, म्यूजिक रिकॉर्डिंग मिलने लग गई, फिल्म रिकॉर्डिंग मिलने लग गई, बुक ट्रांसक्रिप्शन और क्लिनिकल एडवाइस। तो ये बहुत ज़्यादा आउटसोर्स करने लग गए हम यहाँ पर सर्विस को। पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, यंग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, सस्ते में काम कर लेते थे। अगर वो अपनी कंट्री के अंदर कराएं तो उनको बहुत महंगा पड़ता था, तो वो जो फॉरेन कंपनी थी वो इंडिया से करवाने लग गई। बट हम सही है ना, एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया हमको और इसके अलावा डॉलर मिल रहे हैं भाई साहब इंडिया को। ओके, तो ये आउटसोर्सिंग का फायदा मिला। इसके अलावा एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, WTO बोलते हैं जिसको, वो वर्ल्ड में जो भी ट्रेड होता है ना उसको वो कंट्रोल करते हैं।
उसमें WTO में अभी की बात करें 1995 की, तो 164 मेंबर्स बने थे। 1995 के अंदर ही WTO बना था, 164 मेंबर बने थे, उसमें से इंडिया भी है। WTO से पहले एक संस्था काम करती थी वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड के लिए, वो थी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। इसके ऊपर MCQ आ सकता है। इसमें 23 कंट्रीज थी 1948 के अंदर। बाद में 1955 के आसपास जो है इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका था। ओके, फिर आता है एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी। अप्रेजल क्या रहा, तो इंक्रीज हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ। 1991 के अंदर जो LPG लेके आए उसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई। 1980 टू 1991 जहां 5.6% थी वो 7.2% हो गई 2018-19 के अंदर। इनफ्लो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, FDI बहुत ज्यादा आ गई 1991 के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो ओनली $100 मिलियन था, US$। अभी वो $73.5 बिलियन हो गया है। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो लेके आए गवर्नमेंट, उससे ये 48% ग्रो हो गया। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक टाइम ऐसा था 91 के अंदर हमारे पास कुछ ही सप्ताह का जो है रिजर्व बाकी था, जो कि 6 बिलियन था US$। वो 2014-15 के अंदर $321 बिलियन हो गया। राइज इन एक्सपोर्ट बढ़ गए, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ा है, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, बट अभी एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाना बाकी है। कंट्रोल एंड इन्फ्लेशन, 1991 के अंदर हमारी इन्फ्लेशन जो थी वो 17% के आसपास थी, जो कि कम हो गई 5.48% होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। वीडियो के अंदर अगर अच्छा लगा है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी स्टूडेंट के पास ये पहुंच जाना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट चाहिए तो ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू।